सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है। दोनों ही, मूल अधिकार भी और नीति निर्देशक तत्व भी, एक्चुअल में दोनों ही अधिकार हैं। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने दो प्रकारों में हमारे अधिकारों को बांट दिया। एक तरफ उन्होंने रखा मूल अधिकारों को और एक तरफ उन्होंने रखा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। हैं दोनों ही अधिकार, उसमें भी हमें अधिकार दिए जा रहे हैं, मूल अधिकारों के अंतर्गत भी हमें अधिकार दिए जा रहे हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने क्या काम किया, इन दोनों को अलग से कैटेगराइज कर दिया। वो इसलिए किया कि मूल अधिकारों को मूल बनाया उन्होंने, मूल अधिकारों को कुछ विशेष अधिकार के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार का, ये राज्य का दायित्व है कि वो मूल अधिकारों को लागू करे। एक तरफ जो नीति निर्देशक तत्व हैं उस पर कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी, अर्थात लागू करे तो अच्छा है, अगर लागू नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या है, अब हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में अंतर क्या है, इनकी विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो मैंने यहाँ पॉइंट समराइज किए हुए हैं उन्हीं पॉइंट के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है मूल अधिकार में, ठीक है, यहाँ मैंने सारे जो मैटर लिखा है, मैंने सारा कंटेंट मूल अधिकार का लिखा है, और एक इस तरफ जो आपका ये कंटेंट लिखा हुआ है ये सारा नीति निर्देशक तत्वों का लिखा हुआ है। आप ये भली भांति जानते हो कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है और निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के अंतर्गत आते हैं और नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बिल्कुल आधारभूत बातें हैं, इनको मैंने अंतर में लिखवाना भी उचित नहीं समझा। मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मूल अधिकार। मूल अधिकार की जो प्रकृति है, जो उनका बेस है, जो उनका नेचर है, वो नकारात्मक है, जबकि निर्देशक तत्वों का कैसा है, सकारात्मक। आप कहोगे जी ये बात कुछ जमी नहीं, कैसे नकारात्मक क्यों है। देखिए, हम हर जगह मूल अधिकार में जब पढ़ते हैं तो हम हर जगह देखते हैं कि हम हर जगह मना ही करते हैं किसी काम की, कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये वो नहीं करेगा। ठीक है, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य किसी के साथ में धर्म, भाषा, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, राज्य किसी धर्म की बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगाएगा। बात समझ में आई। हर जगह नहीं, अर्थात नकारात्मक प्रवृत्ति आ रही है। जबकि निर्देशक तत्वों में क्या देख पा रहे हैं आप, राज्य कल्याणकारी काम करेगा, राज्य पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेगा। तो यहाँ सकारात्मक बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला अंतर समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई बात। अगली बात देखिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कुछ मामलों में राज्य को रोकते हैं, जो मूल अधिकार हैं वो राज्य को रोकते हैं, कि भेदभाव करने से राज्य को रोकते हैं। ठीक है, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य को रोकते हैं। बात क्लियर हुई। जबकि ये कैसे हैं, सकारात्मक हैं, इनमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं लिखी हुई है। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मुझे यहाँ लगती है, यहाँ लिखा हुआ है ये न्यायोचित प्रकृति के हैं। न्यायोचित मतलब न्याय प्लस उचित, अर्थात इसमें न्यायालय से मामला जुड़ा हुआ है। अगर इन मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा है राज्य के द्वारा तो हम क्या करेंगे, या इनका हनन हो रहा है तो हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। अर्थात न्यायालय में गुहार लगाने का हमारे पास में ऑप्शन है, हमारे पास में ये विकल्प है। देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यायोचित अर्थात इसका अगर हनन होता है, अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था, ठीक है, अगर हमारे मूल अधिकारों पर प्रहार करती है, हमारे मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, तो हम उसके बचाने के लिए, उसकी एवज में हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, आर्टिकल 32 के ऊपर विशेष चर्चा मैंने की है बाकायदा। ठीक है, तो इसका अगर हनन होता है मूल अधिकारों का तो इस पर हम न्यायालय जा सकते हैं, अर्थात ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, अर्थात ये वाद योग्य हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना, वाद योग्य हैं क्योंकि इनके ऊपर वाद हो सकता है।
हम वाद दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के हम ये कह सकते हैं कि फला फला व्यक्ति ने या फला फला संस्था ने हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीना है, और हमें ये अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 32 के तहत कि अगर कोई हमारे मूल अधिकारों को छीनता है तो हम उसके एवज में उसको बचाव के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई, ये न्यायोचित हैं, अर्थात अगर इनका हनन होता है तो हम जा सकते हैं न्यायालय में, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। ये साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, इनकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, अर्थात अगर इनको लागू नहीं भी करवाया जा रहा है तो उस केस में हम न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हुए। बात समझ में आई? उसके बाद में क्या लिखा है आगे? आगे लिखा हुआ है मूल अधिकार में ये व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिगत मूल अधिकार कि अगर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, या फिर मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या राज्य ने मुझे मूल अधिकार दिए तो मेरा खुद का बेनिफिट है, इसमें पर्सनल बेनिफिट की बात हो रही है। ठीक है, पर्सनल बात हो रही है, पर्सनली मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। अगर मेरे साथ जाति धर्म के आधार भेदभाव हुआ तो मेरे ऊपर अधिकार अटैक हुआ है वो, ठीक है, मेरे अधिकारों पर, अर्थात मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कहीं भी समाज की या कहीं भी राज्य की इन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ये व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देने की खुद का आदमी के खुद की प्रोग्रेस इसमें छिपी हुई है। अगर मूल अधिकार दिए हुए हैं इसका मतलब हमारी खुद की भलाई के लिए है ये, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये सामुदायिक कल्याण के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य वो करेगा, राज्य सबको समान नज़र से देखेगा, राज्य भौतिक संसाधनों का बंटवारा ऐसे करेगा कि सबका भलाई हो, ठीक है, सभी का भला हो। तो ये सभी के लिए, पूरे समुदाय के लिए, ये व्यक्तिगत हैं, ये समुदाय के लिए हैं। उसके बाद में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर वो किसी भी विधि को अवैध घोषित करेगा। मान के चलो संसद ने कोई कानून बनाया और संसद के उस कानून से किसी व्यक्ति विशेष के, ठीक है, मूल अधिकारों पर हनन होता है या कि उसके मूल अधिकार छीनते हैं उस कानून से, तो न्यायालय को इस बात की पावर है कि वो तुरंत संसद के बनाए हुए उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। वो ये कहेगा कि आप मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय उस पर कार्रवाई कर सकता है, उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट का हमने बताया था आपको, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा। ध्यान आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो न्यायालय को करवाना पड़ेगा। न्यायालय को अगर ऐसी कोई संसद ने कोई विधि बनाई है, कोई ऐसा काम, तो ये न्यायालय उसको बैन करेगा, उसके ऊपर रोक लगाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, न्यायालय यहाँ कोई वैध नहीं। अगर हमने नीति निर्देशक तत्वों के मामले में कोई न्याय कानून कोई बनाया है संसद ने नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, तो उसको लागू हो या उसको लागू करवाने के लिए या उसको वैध या अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। लेकिन वहाँ पर न्यायालय बाध्य है, न्यायालय के पास और कोई विकल्प नहीं बचता, न्यायालय को वो लागू करवाने के लिए कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हमने डीपीएसपी में अंतर देखा और मूल अधिकारों में, डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच में अंतर क्या है वो हमने देखा। अब हम ये समझने का प्रयास करने वाले हैं कि जब देश में संविधान बन के तैयार हुआ 1950 में, तो संविधान को लागू कर दिया गया और उस समय जब हम डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ जहाँ भी राज्य ने डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास किया वहाँ वहाँ रास्ते में बाधा के रूप में मूल अधिकार आए। अर्थात जहाँ हम डीपीएसपी को लागू करना चाह रहे हैं वहीं मूल अधिकार उनको अड़चन पैदा कर रहे हैं डीपीएसपी को लागू करने में। तो अब हम डीपीएसपी को तवज्जो ज़्यादा दें या मूल अधिकारों को तवज्जो ज़्यादा दें, ये एक टकराव की स्थिति थी कि अगर मूल अधिकारों की माने तो डीपीएसपी लागू नहीं कर सकते, डीपीएसपी लागू करना चाहें तो मूल अधिकार बीच में आते हैं। तो आज़ादी से लेकर के आज तक भी ये स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि डीपीएसपी और एक तरफ मूल अधिकार दोनों में टकराव रहता है, दोनों में एक विरोधाभास हमें दिखाई देता है। जहाँ डीपीएसपी बात करता है कि भाई सभी का कल्याण हम करेंगे, ठीक है, भौतिक संसाधनों का वितरण करेंगे, वहीं बाधा के रूप में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में आया। संपत्ति के अधिकार में किसी की संपत्ति को आप जब्त करते हो राज्य में वितरण करने के लिए, सभी लोगों की भलाई करने के लिए, तो संपत्ति का अधिकार बीच में आता है। तो एक विरोधाभास की स्थिति हमेशा से ही रही है। समझ में आ रही बात? तो विरोधाभास हुआ
तो अब क्या किया जाए, संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर बहुत सारे केस गए जिनकी व्याख्या की गई और ये बताया गया कि किस समय पर मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी रहेंगे और किस समय पर डीपीएसपी ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। तो उसको हम मैंने उसको 5 खंडों में, 5 काल में उसको हमने बांटा है, 5 समय के हिसाब से हमने उसको बांटा है कि किस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, प्रथम काल की मैं बात करूं तो प्रथम जो काल है वो 1950 से लेकर के 1966 तक के बीच में आता है। इस समय केस हुआ चंपकम दोराई-राजन बनाम भारत संघ। ये केस हुआ एक्चुअल में क्या, चंपकम दोराई-राजन नाम की एक महिला थी, उसका मद्रास के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पर जाति के हिसाब से सीटें फिक्स थी, तो इनका एडमिशन नहीं हो पाया था। इन्होंने हवाला दिया कि जाति के हिसाब से सीट यहाँ फिक्स क्यों कर रखी हैं, जबकि आर्टिकल 15 तो ये कहता है कि हम जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सभी नागरिकों को समान दर्जा देंगे। तो इससे एडमिशन उनको जब नहीं मिल पाया तो उन्होंने अपने मूल अधिकारों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और जबकि मद्रास राज्य ये कह रहा था कि हमने जाति के आधार पर इसलिए सीटों को बांटा हुआ है क्योंकि डीपीएसपी के अनुच्छेद 46 में ये लिखा हुआ है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति को आप तवज्जो दोगे शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, उनको बढ़ावा दोगे, उनको प्रोत्साहन दोगे। तो एक तरफ मद्रास राज्य बात कर रहा था डीपीएसपी की, चंपकम दोराई-राजन बात करी थी अपने खुद के अधिकारों की, तो दोनों में संघर्ष हुआ तो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला 1950 का है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी डीपीएसपी और मूल अधिकारों का टकराव होता है तो उस केस में मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे, अर्थात मूल अधिकारों को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये व्यक्तिगत अधिकार हैं तो उन्होंने मूल अधिकारों को ज़्यादा प्रभावी माना। ठीक है, एक बात उन्होंने और कही इस केस के बाद में, इन्होंने ये प्रावधान किया कि संसद के पास में ये राइट है, संसद के पास में ये हक है, उसका अधिकार है कि वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा अर्थात संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों में भी बदलाव कर सकता है अगर उसको ज़रूरत है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ डीपीएसपी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनको लागू करने में हमें मूल अधिकार अड़चन डाल रहे हैं, तो उस समय पर मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अधिकार किसको है? अधिकार संसद को है, और वो भी सामान्य एक विधायी प्रक्रिया के द्वारा नहीं, संविधायी प्रक्रिया के द्वारा। शब्दों को समझना, संविधायी प्रक्रिया का मतलब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो। तो इस केस के बेस पे संविधान में पहला संशोधन हुआ 1951 में। ठीक है, आप जानते हो भली भांति 1951 की जो प्रथम संविधान संशोधन में क्या क्या बातें थी, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें भूमि सुधार प्रणालियों को ज़्यादा तवज्जो दी गई। तो वो सब बातें हैं। कहने का मतलब इस वाले काल में 1950 से लेकर के 1966 तक हम लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे। जब भी डीपीएसपी और मूल अधिकारों का टकराव होगा, टकराव की स्थिति में मूल अधिकारों को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है, दूसरी बात, संसद को अधिकार दे दिया कि आप संविधान में संशोधन करके क्या कर सकते हो, आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन हुआ, आप जानते हो। द्वितीय काल की हम बात करते हैं, दूसरा काल शुरू होता है 1967 से 1972 तक जो चलता है। इस काल में, इस समय के दौरान क्या हुआ, इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट के पास में आया और उसने सुप्रीम कोर्ट को विवश कर दिया कि उसने जो पहले जो निर्णय दिया था उसको वो निर्णय उलटना पड़ा। आखिर क्या था ये केस, इसको जानिए। ये केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। गोलकनाथ क्या थे? ये 1966-67 का मामला है। गोलकनाथ एक पंजाब राज्य के एक किसान थे, जमींदार थे, और इनकी ज़मीन को जब्त कर लिया था सरकार ने। तो ये संपत्ति का अधिकार का हवाला लेते हुए ये गए सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने वहाँ जाके अपना बताया कि भाई ये मेरा मैटर है, मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, आपने तो ये कहा था कि मूल अधिकारों को हम पूरी सुरक्षा देंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे मूल अधिकारों को हनन हो रहा है। ठीक है, तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम आपकी बात बड़ी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे। वो मूल अधिकार कैसे प्रभावी होंगे? उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले देखो, जो चंपाकम दोराई-राजन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो, ये बात कही थी पहले वाले केस में। लेकिन यहाँ इस केस में अपने उस निर्णय को उलट दिया, यू टर्न ले लिया बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया। इन्होंने क्या कहा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर आप मूल अधिकारों में कटौती कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। अर्थात अगर आपको लगता है कि आप डीपीएसपी का हवाला देते हुए अगर मूल अधिकारों में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हो तो वो संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थात मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा, मूल अधिकारों को हम पूरी सुरक्षा देंगे। तो कौन प्रभावी नजर आ रहा है आपको? यहाँ भी हमें मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं। तो अब देखिए निर्णय क्या निकल करके आया सामने। निर्णय अभी भी सामने निकल करके आ रहा है कि मूल अधिकार जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी होंगे, मूल अधिकारों को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। ये बात चल रही डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच की लड़ाई की। क्लियर है बात? तो जहाँ डीपीएसपी है और मूल अधिकार हैं, दोनों में जो टकराव हो रहा है, तो इस जगह भी जीत किसकी हो रही है? मूल अधिकारों की जीत हो रही है। तो जो गोलकनाथ वाला मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमने ये निर्णय दिया है, ये निर्णय या ये जो हमने नियम जो बनाया है, ये अब इस निर्णय के बाद वाला जो मामले होंगे उस पर ये लागू होगा, पिछले मामलों पर ये लागू नहीं होगा। अर्थात इसको हम भविष्य में हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि इस मामले में ये कहा गया था कि मूल अधिकारों में कटौती नहीं हो सकती। तो ये पहले जो हमने मूल अधिकारों में कटौती हम लोग कर चुके हैं उसके ऊपर कोई मामला नहीं रहेगा, आगे से भविष्य में ये लागू होगा। ठीक है, इसलिए इसको भविष्य लक्षी सिद्धांत भी कहते हैं। कई बुक्स में आपको मिल जाएगा कि भविष्य लक्षी सिद्धांत का दर्जा इसमें दिया गया। उसके बाद में संविधान में फिर संशोधन किया गया, 24वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे होंगे कि मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों में एक तकरार चल रही है, दोनों में टकराव की स्थिति चल रही है। कभी वो ऊपर होने का प्रयास कर रहा है, कभी वो ऊपर होने का प्रयास किया। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। 1971 में ये संसद को ये पावर दी गई, संसद को ये कहा गया कि आपको ये अधिकार है कि आप संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, वही पहले वाला जो निर्णय था, अर्थात 1951 में जो निर्णय दिया था चंपाकम दोरईराजन वाले मामले में, वही सेम इसको रिपीट किया, बीच में मना कर दिया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसमें ये कहा गया कि संसद को ये पूरा अधिकार है कि वह मूल अधिकार में कटौती भी कर सकती है, और अगर उसको लगता है कि इस अधिकार को हटाना चाहिए या इसको समाप्त करना चाहिए तो वो समाप्त भी कर सकती है, एक उचित नियम बना करके। अर्थात यहाँ पर इस संविधान संशोधन के द्वारा संसद की जो शक्ति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, संसद की शक्ति को और ज़्यादा सर्वोच्चता स्थापित की जा रही है। और इसके बाद 25वां संविधान संशोधन करना पड़ा, संविधान में दोबारा से संशोधन करना पड़ा। 25वें संविधान संशोधन में क्या किया इन्होंने? आर्टिकल 31C जोड़ दिया। 31A और 31B हम प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ चुके थे, और 1971 में लगभग 20 साल बाद में 51 में 31A और B जोड़ दिया, 71 में 20 साल बाद, ठीक है, 71 में हमने 31C जोड़ा। आप कहोगे 31C क्या है? आप 31 को जानते हो, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था पहले। तो 31C में क्या कहा? 31C में ये बात कही कि हम 2 डीपीएसपी, एक 39B और एक 39C, मैं इनको कई बार बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैंने ज़्यादा डीपली लिखा नहीं है। 39B में ये लिखा हुआ है कि राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सभी की भलाई हो। 31C में ये लिखा हुआ है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा कि अहितकारी संकेंद्रण ना हो। कहने का मतलब आर्थिक संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों को ऐसे बांट दो कि सभी लोगों का भला हो जाए, किसी एक के पास इकट्ठा ना हो धन, सभी में वितरण हो जाए, सभी का भला हो। क्योंकि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण, सभी का कल्याण करना। तो अगर 39B और C को हम लागू करना चाहते हैं लेकिन लागू कर नहीं पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 हमें इससे रोकते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार और 31 में संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार हमें ये समान वितरण, भौतिक संसाधन और आर्थिक संसाधनों के वितरण को रोकते हैं, ये 3 अधिकार।
तो इस संविधान संशोधन के द्वारा ये कह दिया गया कि बेशक ये रोकते हों, यहाँ पर डीपीएसपी ज़्यादा प्रभावी होंगे। ये डीपीएसपी तो है, अर्थात जहाँ हम पहले ये पढ़ते हुए आए हैं अभी तक कि हर जगह हमने मूल अधिकारों को ज़्यादा श्रेष्ठ माना है, मूल अधिकारों को ज़्यादा तवज्जो दी है, यहाँ पर डीपीएसपी को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये 25वें संविधान संशोधन 1971 की बात मैं कर रहा हूँ। तो डीपीएसपी को ज़्यादा सुपीरियर माना जाएगा, ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा इस केस में। बात समझ में आ गई होगी। गोलकनाथ वाला केस आपको समझ में आया। 11 जज इसमें बैठे थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस समय सबसे बड़ी जजों की जो पीठ, जो बेंच बैठी थी, वो गोलकनाथ मामले में थी टिल 1971। उसके बाद 73 आएगा, 73 में तो रिकॉर्ड ही टूट जाएंगे सारे, 13 जज बैठेंगे इसमें। तो ये दौर हुआ द्वितीय काल, ठीक है। तीसरे खंड की बात करते हैं, तृतीय काल की। तृतीय काल 1973 से शुरू होता है और 1980 तक चलता है। इसमें क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। वो मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो तो ऐसा कदापि संभव नहीं है कि आप ये वाला केस नहीं पढ़ो। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट से अगर ऊंचा भी कोई शब्द है तो मैं उस शब्द को इस केस के लिए देना चाहूँगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हुआ क्या था कि केशवानंद भारती की एक ये पुजारी थे, एक मठ था उनका, उस मठ की ज़मीन पर केरल सरकार ने कब्जा कर लिया था। तो इस मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट के पास में गए। मामला बहुत पेचीदा था, बहुत जटिल था, इसलिए इसमें 13 जजों की बेंच बैठी। आप यकीन मानिए 13 जज आज तक किसी भी फैसले को सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। 13 जज बहुत बड़ी बात है। 7-6 से फैसला सुनाया, 7 जज एक तरफ थे, 6 जज एक तरफ थे। सीजीआई जो थे इस समय SM सीकरी थे। ये आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम सीजीआई पता होना चाहिए कि उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। SM सीकरी थे। तो इन्होंने क्या कहा, मामला वही था, डीपीएसपी की और मूल अधिकारों की परस्पर लड़ाई चल रही थी। उस मामले को समझना था कि इसमें क्या निर्णय दिया जाए। तो इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का आधारभूत संरचना का सिद्धांत इस केस के बाद में निकल करके आया। आप ये कहोगे कि संविधान की आधारभूत ढांचा या आधारभूत संरचना है क्या। देखिए, संविधान जिससे हमारे शासन प्रणाली चल रही है, जो संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक न्याय देना, ये सब संविधान की बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमारा संविधान बना है। जब संविधान बना था उस समय इन चीज़ों को हमने इंक्लूड किया था और ये हमारे संविधान के एक ऐसे अंग हैं, अगर ये संविधान में ना हो तो संविधान बेकार है। तो गोलकनाथ वाले मामले में क्या कहा गया था कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जबकि न्यायिक समीक्षा तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरी तरफ हम कल्याणकारी राज्य को स्थापना करेंगे, कल्याणकारी राज्य को प्रोत्साहन देंगे, एक ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें कल्याण हो, लोक कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। तो ये जो मामला है कल्याणकारी राज्य बनाने का, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है डीपीएसपी का। और न्यायिक समीक्षा जो है वो भी किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि आप संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों में जो परिवर्तन करते हो आप करो, लेकिन आप उस चीज़ में परिवर्तन मत करो, उस चीज़ में कभी बदलाव मत करो जिससे कि संविधान के आधारभूत ढांचा, जो मूलभूत ढांचा है, उसमें कोई बदलाव हो। अर्थात उस मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए संविधान के में। आपको बदलाव करना है आप कीजिए, लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये न्यायिक समीक्षा को पहले रोक रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा नहीं रुकेगी। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका का एक आधार है, ये एज इट इज़ रहेगा। कल्याणकारी राज्य अर्थात एक ऐसा राज्य जिसमें सभी की भलाई हो। तो यहाँ डीपीएसपी को ज़्यादा तवज्जो दी गई मूल अधिकारों पर, लेकिन यहाँ एक बेसिक जो निकल करके आया वो संविधान का आधारभूत ढांचे का, संरचना का सिद्धांत निकल करके आया सामने, ठीक है। तो यहाँ भी हमने डीपीएसपी को ज़्यादा तवज्जो दी बजाय मूल अधिकारों के, ठीक है। ये 73 से 80 तक का समय हुआ। 73 के बाद केशवानंद भारती वाले मामले के बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें साफ तौर पे ये कह दिया गया कि जितने भी डीपीएसपी हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के
अनुच्छेद 51 तक में जितने भी महत्वपूर्ण डीपीएसपी हैं, जितने भी आर्टिकल जो हैं, और उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो राज्य को लागू करनी चाहिए, और फंडामेंटल राइट बीच में बाधा बन रहे हैं तो फंडामेंटल राइट को हटा दीजिए, डीपीएसपी को लागू करो। मतलब डीपीएसपी को पूरी पावर दे दी गई। जितने भी डीपीएसपी सभी को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। तो जो 73 से 80 तक का जो काल है आप देख पा रहे हैं, उसमें डीपीएसपी को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। ठीक है, हमने 1950 से 67 तक में मूल अधिकारों को दी, 67 से 72 तक का जो आया मामला, उसमें मूल अधिकारों को हमने ज़्यादा तवज्जो दी। उसके बाद मामला चेंज हुआ, डीपीएसपी को ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। ठीक है, तो 76वां जो 1976 का जो मामला है, उसमें भी हमने डीपीएसपी को ज़्यादा तवज्जो दी है कि मूल अधिकारों को हटा दीजिए अगर डीपीएसपी के रास्ते में ये बाधा डाल रहे हैं तो। सारे इस सीन के दौरान आप देख पा रहे हैं कि एक बहस छिड़ी हुई है, एक संघर्ष पैदा हुआ है, टकराव बना हुआ है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में। एक तरफ राज्य जहां ये प्रयास कर रहा है कि हम डीपीएसपी को ज़्यादा प्राथमिकता दें, उसी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो व्यक्तिगत कल्याण के लिए मूल अधिकारों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो स्थिति है विरोधाभास की, इसको हम और आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। अब हम चतुर्थ चरण की बात करते हैं कि चौथे काल में क्या होता है। चौथा काल 1980 के बाद शुरू होता है। 1980 में एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस मामले में क्या होता है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम बार बार देखते हुए आ रहे हैं पीछे, कभी आप डीपीएसपी को ज़्यादा बता रहे हैं हम कि डीपीएसपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कभी हम ये कह रहे हैं कि मूल अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो एक डीप एनालिसिस किया गया, जो एक गहन अध्ययन हुआ, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ना तो डीपीएसपी बड़े हैं ना मूल अधिकार बड़े हैं, दोनों ही समान हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि डीपीएसपी के बिना मूल अधिकार अधूरे हैं, मूल अधिकार के बिना डीपीएसपी अधूरे हैं। देखो, डीपीएसपी का मकसद क्या है? डीपीएसपी का मकसद है कि एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें लोग बाग भली प्रकार से रहें, एक कल्याणकारी राज्य बने। तो कल्याणकारी राज्य कब बनेगा? जब राज्य के लोग ही दुखी रहेंगे तो वो राज्य कल्याणकारी कैसे हो सकता है? अर्थात जब लोगों को मूल अधिकार ही नहीं मिलेंगे तो वो कल्याणकारी राज्य कैसे होगा? तो बात समझ में आई कि मूल अधिकार भी ज़रूरी है और डीपीएसपी भी ज़रूरी है, दोनों का बराबर का तवज्जो है। तो इसमें साफ कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी, ये कहा कि जैसे एक रथ में दो पहिए होते हैं, एक रथ के दो पहिए, और दोनों पहियों में से अगर एक पहिया टूट जाए तो रथ क्या चल पाएगा? संभव नहीं है। तो ऐसे ही डीपीएसपी और मूल अधिकार एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों को हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा, दोनों के मध्य संतुलन बनाना पड़ेगा। ऐसी बातें चतुर्थ काल के दौरान हमारे सामने आई। समय और बीतता है, हम पंचम चरण की बात करते हैं। पंचम चरण का मतलब आप ये मानिए कि 1985 के बाद में, और अभी वर्तमान में 2023 चल रही है। 1985 से 2023 में क्या कहा है, ठीक, फिलहाल पे क्या नज़रिया है? 1950 से लेकर के 66 तक का जो दौर था, प्रथम काल हमने उसको कहा। हमने कहा इस समय पर मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे। ठीक है, उस 1967 से लेकर के 1973 तक का जो समय था वो द्वितीय काल था, उसमें भी हमने ये कहा कि भाई मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे। 73 से लेकर के 80 तक का जो समय आया उसमें हमने डीपीएसपी को ज़्यादा तवज्जो दी और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया। 1980 से 1985 तक का जो समय आया उसमें हमने कहा कि भाई ना तो मूल अधिकार बड़े हैं ना ही निदेशक तत्व बड़े हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों में संतुलन स्थापित करो, दोनों में इस प्रकार से आप एडजस्टमेंट करो कि दोनों को एक दूसरे से नुकसान ना हो। जो ये विरोध हम कर रहे हैं वो विरोध ना हो, क्योंकि दोनों हैं तो अधिकार ही। ठीक है, अब वर्तमान में स्थिति क्या बनी हुई है? तो पंचम काल की बात करें, जो पांचवा जो चरण है 1985 से लेकर के जो वर्तमान तक का जो समय है, अभी तक का जो समय, उसमें क्या स्थिति है? देखो, उसमें स्थिति वही संतुलन वाली स्थिति बनी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि मूल अधिकार निदेशक तत्वों पर प्रभावी है। आज की बता रहा हूँ, फिलहाल के कंडीशन है कि फिलहाल भी तवज्जो हम ज़्यादा देंगे तो वो किसको देंगे? मूल अधिकारों को ही हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, निदेशक तत्वों को नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूल अधिकार का हवाला देकर के हम डीपीएसपी को लागू ही ना करें। ठीक है, निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है। मूल अधिकार बड़े हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि निदेशक तत्वों को आप लागू ही नहीं करोगे।
निर्देशक तत्वों को भी आवश्यक समय पर आवश्यक रूप से लागू करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब आप देख पा रहे हो, एक तरफ तो मूल अधिकारों को बढ़ा भी बता दिया, दूसरी तरफ मूल अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव भी ला दिया, कर दिया संतुलन स्थापित। ठीक है, लेकिन जो संशोधन हुआ है, जो हम मूल अधिकारों में कटौती कर रहे हैं, उससे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधारभूत ढांचा जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये बात थी जो हमने अभी तक की है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की, कौन ज़्यादा प्रभावी होगा, किस समय पे कौन ज़्यादा प्रभावी रहा, किस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या बात कही गई, ये सब इसके बारे में था।